साथियों, नमस्कार। मैं M.K. द्विवेदी, उप संचालक डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज भोपाल में पदस्थ हूँ। आज मैं MSME विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन के संबंध में एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। मध्य प्रदेश शासन के MSME विभाग के जो प्रशासकीय नियंत्रण वाले औद्योगिक क्षेत्र हैं अथवा विभाग के आधिपत्य में अविकसित भूमि है, उसके आवंटन के संबंध में मध्य प्रदेश MSME को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2025 तैयार किए गए हैं। विभाग की भूमियों का आवंटन और प्रबंधन इस नियम के अंतर्गत किया जाता है। यह नियम 24 फरवरी 2025 से प्रभावशील हो चुके हैं। अब भविष्य में जब तक ये नियम लागू रहेंगे तब तक इन्हीं नियमों के अंतर्गत भूमियों का आवंटन एवं प्रबंधन किया जाएगा। पाठ्यक्रम के उद्देश्य इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागी औद्योगिक भूमि आवंटन से जुड़े नए नियमों की स्पष्ट समझ प्राप्त करेंगे। विभिन्न परिभाषाओं, पात्रता मानदंडों, शुल्क ढांचे और प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझ सकेंगे। आवेदन से लेकर उत्पादन प्रारंभ तक की समय सीमाओं और दायित्वों की व्याख्या कर सकेंगे। भूमि के हस्तांतरण, उपपट्टा, समर्पण, निरस्तीकरण जैसी स्थितियों में आवश्यक प्रक्रिया को जान सकेंगे। क्लस्टर विकास, निवेशक आवंटन और गैर औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि प्रबंधन की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। इस प्रशिक्षण को 15 मॉड्यूल्स में विभाजित किया गया है। मॉड्यूल 1, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, नियमों में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों की स्पष्ट समझ, जैसे पट्टादाता, औद्योगिक प्रयोजन आदि। मॉड्यूल 2, औद्योगिक भूमि के आवंटन हेतु पात्रता, किन इकाइयों और उद्यमियों को भूमि आवंटन के लिए पात्र माना गया है। मॉड्यूल 3, औद्योगिक क्षेत्र विकास एवं आवंटन, औद्योगिक क्षेत्रों की योजना, विकास प्रक्रिया और आवंटन की प्रशासनिक संरचना। मॉड्यूल 4, भूमि के मूल्य की गणना, गाइडलाइन दरों के आधार पर मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया और न्यूनतम मूल्य सीमा। मॉड्यूल 5, प्रब्याजी, शुल्क एवं गणना संबंधी विवरण, विकास शुल्क, प्रब्याजी, भूभाटक और सुरक्षा निधि की गणना के नियम। मॉड्यूल 6, आवंटन आवेदन एवं निराकरण प्रक्रिया, ई बिडिंग के माध्यम से आवेदन और चयन प्रक्रिया का चरणबद्ध विवरण। मॉड्यूल 7, समय सीमा एवं उत्पादन प्रारंभ की बाध्यता, आवंटन पश्चात लीज, आधिपत्य और उत्पादन प्रारंभ की समय सीमाएं। मॉड्यूल 8, भूमि उपयोग, अतिरिक्त एवं अनुपयोगी भूमि प्रबंधन, भूमि उपयोग की शर्तें और अतिरिक्त अनुपयोगी भूमि के नियमन के नियम। मॉड्यूल 9, हस्तांतरण, अंतरण और भूखंड विभाजन, हस्तांतरण अंतरण की अनुमतियां, CIN परिवर्तन और भूखंड विभाजन की प्रक्रिया। मॉड्यूल 10, उपपट्टा, नवीनीकरण एवं अन्य भवनों का आवंटन, उपपट्टा, पट्टा नवीनीकरण, शेड और फ्लैटेड एरिया आवंटन के प्रावधान। मॉड्यूल 11, गैर औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन, आवासीय, व्यवसायिक और अनुषांगिक उपयोग हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया। मॉड्यूल 12, पट्टा समर्पण, निरस्तीकरण, अपील, स्वैच्छिक समर्पण, निरस्तीकरण के कारण और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी। मॉड्यूल 13, क्लस्टर विकास, विकासक एवं निवेशक को भूमि आवंटन क्लस्टर आधारित मॉडल के तहत भूमि आवंटन की पात्रता, प्रक्रिया और प्राथमिकताएं। मॉड्यूल 14, क्लस्टर एवं निवेशक आवंटन, निवेशक को भूमि विकास उपरांत आवंटन और भुगतान संबंधी नियम। मॉड्यूल 15, निष्कर्ष, पूरे प्रशिक्षण का समावेशी सारांश और मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति। तो आइए शुरुआत करते हैं मॉड्यूल 1 से। इस जो हमारा नियम है इसके अंतर्गत मुख्यतः 4 भाग हैं। पहला भाग है जो भूमियां हैं उसका आवंटन के संबंध में है। दूसरा भाग है जो हम आवंटित करते हैं भूमि उसके हस्तांतरण के संबंध में है। तीसरा भाग यदि आवंटी द्वारा लीज डीड का उल्लंघन किया जाता है तो लीज डीड की निरस्तीकरण के संबंध में है। और जो अंतिम भाग है वो क्लस्टर विकास के लिए अविकसित भूमि आवंटित करने के संबंध में है। तो हम इसका क्रमशः इसके बारे में चर्चा करेंगे और आप लोगों के इसके संबंध में प्रेजेंटेशन में के माध्यम से बताएंगे। तो किसी भी जो नियम होता है या अधिनियम होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है परिभाषाएं, क्योंकि इन्हीं परिभाषाओं के आगे हम
जो नियम है उसका विवरण होता है, उसका जो क्लैरिफिकेशन होता है वो परिभाषाओं से ही होता है। तो हमारे जो नियम है इसमें लगभग 32 परिभाषाएं हैं, लेकिन जो यहाँ हम चर्चा करेंगे मुख्य परिभाषाओं के संबंध में करेंगे। बाकी परिभाषाएं आपको नियम में मिल जाएंगी, जनरल परिभाषाएं हैं, लेकिन जो मुख्य परिभाषाएं हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो पहली परिभाषा राज्य शासन। जहाँ जहाँ भी रूल में आपको राज्य शासन मिलेगा, राज्य शासन का मतलब है मध्य प्रदेश शासन का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग। दूसरा है औद्योगिक प्रयोजन। औद्योगिक प्रयोजन का मतलब है भूमि और भवन जिसमें उद्योग स्थापित करना है, उसका अर्थ होता है औद्योगिक प्रयोजन से मतलब भूमि और भवन पर उद्योग स्थापित करने का प्रयोजन। तीसरा होता है आवंटन प्राधिकारी। इसमें आवंटन प्राधिकारी वो प्राधिकारी होता है जिसकी अनुमति के पश्चात आवंटन जारी किया जाता है। नेक्स्ट होता है पट्टादाता। पट्टादाता वो अधिकारी होता है जो पट्टा ग्रहीता अर्थात जिसको लीज देते हैं उसके साथ पट्टे पर साइन करता है, वो पट्टादाता कहलाता है। तो यहाँ मुख्यतः ये जरूर समझना है कि आवंटन प्राधिकारी और पट्टादाता अलग अलग हो सकते हैं। आवंटन प्राधिकारी पट्टादाता एक ही हो सकता है, वो उसी के पावर में भूमि आवंटित करने के पावर हों और उसी को पट्टे पर साइन करने की पावर हों। इस तरह का अधिकारी भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है कि आवंटन की स्वीकृति करने की पावर अलग हैं, लेकिन पट्टे पर साइन करने की पावर अलग हैं। तो ये आवंटन प्राधिकारी और पट्टादाता अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, इसको जरूर ध्यान रखना है। तीसरा होता है निर्मित क्षेत्र। इसमें नियम में कई जगह निर्मित क्षेत्र आएगा। तो निर्मित क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र कहलाता है जहाँ पर निर्माण किया जाता है भवन का, लेकिन इसके संबंध में बाउंड्री वॉल, यदि आपको कोई आवंटित भूमि है तो उसके चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल बनाई जाती है, सड़क बनाई जाती है उसके अंदर, नाली, ये निर्मित क्षेत्र के रूप में मान्य नहीं होते हैं। ये विशेष ध्यान देने वाली बात होती है। जो परिभाषा नेक्स्ट है रिक्त भूमि या रिक्त भूखंड। इसकी परिभाषा है, इसके दो पार्ट हैं। एक तो भूखंड और भूमि जिसका आवंटन किसी को नहीं किया गया है वो रिक्त भूखंड कहलाएगा या रिक्त भूमि कहलाएगा। दूसरा भूखंड या भूमि की जिसका आवंटन तो किसी को कर दिया गया है, परंतु उसके द्वारा आवंटन के समय प्रस्तुत जो परियोजना है उसका 25% से कम राशि का पूंजी वेस्टन स्थल पर किया गया है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने परियोजना के आवेदन के समय परियोजना के रूप में मान लीजिए 10 लाख रुपए का परियोजना प्रस्तुत की है, तो यदि उसके द्वारा 25% अर्थात 2.5 लाख रुपए से कम यदि उस स्थान पर पूंजी वेस्टन किया गया है तो वो रिक्त भूमि मानी जाएगी। मान लीजिए किसी ने 2 लाख का भवन बना दिया है तो वो रिक्त भूमि मानी जाएगी। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि रिक्त भूखंड भूमि में एक तो पूरा रिक्त है वो माना जाता है, दूसरा वो भी माना जाता है जिसमें आवंटन के समय प्रस्तुत मूल परियोजना का 25% से कम पूंजी वेस्टन किया गया है, उसको भी रिक्त भूमि मानते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें अनुपयोगी भूमि। अनुपयोगी भूमि वो भूमि होती है जो इकाई को आवंटित की गई है, लेकिन जो उस पर जो बिल्डिंग बनाई गई है और उसके लिए जो MOS छोड़ा जाना है उसको छोड़ के जो भूमि होती है वो अनुपयोगी भूमि कहलाती है। अर्थात किसी इकाई को मान लीजिए 10,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है, उसका जब उसने बिल्डिंग परमिशन ली है तो बिल्डिंग परमिशन उसने 4,000 स्क्वायर मीटर पे ली है और उसको MOS छोड़ना है उसमें 2,000 स्क्वायर मीटर। MOS मतलब मिनिमम ओपन स्पेस छोड़ने के बाद जो ज़मीन बचेगी, मान ली 4,000 पर उसको निर्मित करना है, 2,000 MOS है, तो 6,000 छोड़ के जो रिमेनिंग 4,000 होगी वो अनुपयोगी भूमि कहलाएगी। तो यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि अनुपयोगी भूमि किसी बिल्डिंग के आसपास की खुली भूमि नहीं होती है, बल्कि जो MOS की भूमि होती है और भूमि जो जिस पर भवन निर्मित है दोनों को मिलाने के बाद जो शेष बचती है वो अनुपयोगी भूमि कहलाती है। इस मॉड्यूल में हमने मध्य प्रदेश MSME औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन नियम 2025 में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझा, जैसे राज्य शासन, औद्योगिक प्रयोजन, पट्टादाता, रिक्त एवं अनुपयोगी भूमि आदि। इन परिभाषाओं की स्पष्ट समझ पूरे नियम को सही तरीके से समझने और लागू करने में मदद करेगी। चलिए अब हम अगला मॉड्यूल पढ़ते हैं। कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। औद्योगिक भूमि के आवंटन हेतु पात्रता। जो विभाग के MSME विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में औद्योगिक क्षेत्र हैं अथवा अनविकसित भूमि है, उसमें भूमि आवंटन की पात्रता के संबंध में निर्धारित है किस किस को भूमि आवंटित की जाती है। तो उसका पूरा लिस्टिंग है। इसके अनुसार
हम अपने औद्योगिक क्षेत्र में बृहद औद्योगिक इकाई को भूमि आवंटित कर सकते हैं, या ये ध्यान देने वाली बात है कि MSME के औद्योगिक क्षेत्रों में भी बृहद इकाई को भूमि या भूखंड आवंटित होता है। दूसरा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई को किया जाता है। तीसरा, व्यवसायिक आवासीय वेयर हाउसिंग इकाई को किया जाता है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि व्यवसायिक आवासीय और वेयर हाउसिंग इकाई को केवल उस स्थान में भूमि आवंटित की जाएगी जो इसके लिए निर्धारित हैं। यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक आवासीय वेयर हाउसिंग प्रयोजन की भूमि निर्धारित है तो उसमें इन इकाइयों को भूमि आवंटित की जाएगी। चौथा, औद्योगिक अनुषंगिक प्रयोजन की इकाइयों के लिए भी भूमि आवंटित की जाती है। ये इसकी भी शर्त है कि केवल औद्योगिक अनुषंगिक प्रयोजन वाली भूमि को ही इन इकाइयों को आवंटित किया जाता है। औद्योगिक प्रयोजन की भूमि को उद्योग अनुषंगिक प्रयोजन के लिए आवंटित नहीं किया जाता है। भारत शासन, राज्य शासन अथवा उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाइयों को भी भूमि आवंटित की जाती है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को भूमि आवंटित की जाती है। ETP, STP इसके लिए भूमि आवंटित की जाती है। जो इसकी उपयोगी सेवाएं देते हैं उसको आवंटित की जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी यूनिट्स हैं उसको आवंटित की जा सकती है। उद्योग उपयोगी सेवा प्रदाता इकाइयाँ जो उद्योग विशेष अथवा उद्योगों के समूह के उनकी आवश्यकताओं जैसे लॉन्ड्री, स्टीम, नेचुरल गैस, विद्युत प्रदान करती हैं, इनको भी भूमि आवंटन की पात्रता है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में सभी यूनिट को भूमि आवंटन की पात्रता नहीं है। ये हमारे नियम में स्पष्ट है। एक नियम में परिशिष्ट A लगा हुआ है जिसमें खतरनाक और प्रदूषणकारी श्रेणी के उद्योग हैं। इन उद्योगों को सामान्य जगह भूमि आवंटित नहीं की जाती है, लेकिन एक कंडीशन होता है कि यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे हजारडस यूनिट्स के लिए हजारडस जोन अलग से है तो उस जोन में इनको भूमि आवंटित की जा सकती है। हमारे रूल में एक परिशिष्ट B में जो गतिविधियां उल्लेखित हैं उसको किसी भी तरह से किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटित नहीं की जाती, मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड सूची है, इसमें भूमि आवंटित नहीं की जाएगी। तो परिशिष्ट A में जो यूनिट्स उल्लेखित हैं उनको हजारडस जोन में भूमि आवंटित की जा सकती है, बशर्ते उस औद्योगिक क्षेत्र में हजारडस जोन चिन्हांकित हो। लेकिन परिशिष्ट B की इकाइयों को किसी भी स्थिति में किसी भी जगह भूमि आवंटित नहीं की जाती है। विभाग द्वारा अविकसित भूमि भी आवंटित की जाती है, लेकिन अविकसित भूमि सभी इकाइयों को आवंटित नहीं की जाती है। अविकसित भूमि मध्यम उद्योग को आवंटित की जाती है। विशेष परिस्थितियों में ये जरूर ध्यान रखिए कि मध्यम उद्योग को तो हम आवंटित कर देते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में लघु उद्योग को भी करेंगे आवंटित। लेकिन जो विशेष परिस्थितियाँ वो किस तरह से हो सकती हैं, श्रम प्रधान हो अथवा नवीन उच्च तकनीकी वाली यूनिट हो, कोई नवाचार इनोवेशन वाला कोई यूनिट हो, कोई अभिनव उत्पाद वाली यूनिट हो, या उच्च मूल्य संवर्धन वाली यूनिट हो, उच्च संभाविता वाली यूनिट हो। इस तरह की कोई यूनिट आएगी तो उस लघु उद्योग को भी आवंटित कर सकते हैं। नॉर्मल लघु उद्योग को हम भूमि आवंटित नहीं करेंगे। अविकसित भूमि का तीसरा जिसको आवंटित करते हैं वो है क्लस्टर विकास के लिए। क्लस्टर विकास के लिए विभाग की अविकसित भूमि किसी SPV को आवंटित की जा सकती है जिस पर वो क्लस्टर विकास करेगा, तो क्लस्टर विकास को भी भूमि आवंटित की जा सकती है। यह स्पष्ट हो गया है कि अविकसित भूमि 3 तरह से आवंटित होती है। एक मध्यम यूनिट को होती है, विशेष परिस्थितियों में लघु यूनिट को होती है, और क्लस्टर विकास के लिए भी भूमि आवंटित होती है। इस मॉड्यूल में हमने ये जाना कि किन उद्यमियों व इकाइयों को औद्योगिक भूमि और भवन आवंटन के लिए पात्र माना गया है। इनमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम और वृहद उद्योगों के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण, हरित उद्योग, सेवा प्रदाता, सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयां और सरकार द्वारा स्थापित इकाइयां शामिल हैं। चलिए अब हम अगला मॉड्यूल पढ़ते हैं। कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। जब विभाग को भूमि आवंटित हो जाती है और यदि हम उसमें औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले एक औद्योगिक क्षेत्र का अभिविन्यास तैयार करना, मतलब लेआउट अप्रूवल करवाना होता है। लेआउट अप्रूवल के संबंध में कुछ गाइडलाइन है कि इन गाइडलाइनों का पालन करते हुए हम लेआउट अप्रूवल करवाते हैं। आप जिसके अंतर्गत आवंटन योग्य भूमि का अधिकतम 10% लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग हब पार्क के लिए करवा सकते हैं। कोई भी हमें भूमि आवंटित होती है उसकी लेआउट तैयार करवाते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि जो आवंटन योग्य भूमि है उसमें यदि हमें लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग पार्क के लिए करना है तो 10% से अधिक का भूमि नहीं कर सकते हैं। न्यूनतम हम ये भी हो सकता है ना करें उसमें कोई भी, लेकिन अधिकतम 10% है, सीमा अधिकतम है। आवंटन योग्य भूमि का अधिकतम 20% आवासीय और व्यावसायिक प्रयोजन के लिए रख सकते हैं।
आवंटन योग्य भूमि का अधिकतम 5% उद्योग आंसांगिक अर्थात एमिनिटीज के लिए रख सकते हैं ये, और जो रिमेनिंग होता है वो हमें इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए रखना होता है, इंडस्ट्रीज प्रयोजन के लिए। जो हम भूखंड निर्मित करते हैं उसमें हमारे रूल्स हैं। इस रूल्स में भवन निर्माण हेतु आच्छादित अधिकतम क्षेत्र 75% और न्यूनतम 50% होना आवश्यक है। 50% से कम का नहीं कर सकते हैं और 75% से ज़्यादा का नहीं। लेकिन ये कंडीशन है इसमें कि यदि किसी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है जहाँ पर कोई विकास योजनाएं प्रचलित हैं, तो जो विकास योजनाएं होती है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की, उसमें जो रूल्स होते हैं, उसके जो नियम होते हैं वो इस पर लागू होते हैं। उसमें आच्छादित क्षेत्र 75% और 50% लागू नहीं होता है। उसमें जो भवन अनुज्ञा दी जाएगी उस विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार दी जाती है। औद्योगिक भूमि और भवन आवंटन के अधिकार जो विकसित औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें औद्योगिक भूमि और भवन आवंटन के अधिकार महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र को हैं। उनके द्वारा औद्योगिक भूमि और भवन के लिए आशय पत्र जारी किया जाता है। GMDIC द्वारा आवंटन आदेश जारी किया जाता है और महाप्रबंधक द्वारा लीज डीड निष्पादित भी की जाती है। तो अर्थात इसमें आवंटन अधिकारी और पट्टादाता पूरे पावर महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र को है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का विकास किस तरह नियोजित ढंग से किया जाता है, जिसमें लॉजिस्टिक, आवासीय, व्यावसायिक और अनुषंगिक प्रयोजनों के लिए सीमित प्रतिशत में भूमि आरक्षित की जाती है। साथ ही हमने यह भी जाना कि भूमि या भवन के आवंटन की प्रक्रिया में आशय पत्र जारी करने से लेकर लीज डीड निष्पादन तक की सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियां जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को सौंपी गई है। चलिए अब हम अगला मॉड्यूल पढ़ते हैं। कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। जब हम किसी औद्योगिक क्षेत्र में भूमि का आवंटन करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ हमें पैसे लेने पड़ते हैं। तो उसके पैसे लेने के लिए हमें गणना करनी पड़ती है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं भूमि का मूल्य। उस एरिया में भूमि का मूल्य क्या है, और जो मूल्य निकालने के बाद हम उसका प्रीमियम निकालते हैं। ये यहाँ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भूमि का मूल्य और प्रीमियम बिल्कुल अलग अलग राशियाँ हैं। तो यहाँ ये कन्फ्यूज नहीं होना कि भूमि की मूल्य क्या है या प्रीमियम क्या है। तो भूमि के मूल्य निकालने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो असिंचित कृषि का कलेक्टर गाइडलाइन होगा उसमें पहले हम 0.6 से भाग देते हैं। ये जरूर ध्यान रखिए कि हम 0.6 से भाग देते हैं, अर्थात इसमें जो कलेक्टर गाइडलाइन का रेट होता है असिंचित भूमि का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो 0.6 से भाग देते हैं। जो भाग देने के बाद निकलेगा वो आएगा भूमि का मूल्य। इसी तरह नगरीय क्षेत्र में विकसित और विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का मूल्य उक्त नगरीय क्षेत्र में अथवा उसके निकटतम असिंचित कृषि भूमि के लिए निर्धारित कलेक्टर गाइडलाइन में 0.6 का भाग देने पर निकाला जाता है। कई जगह इस तरह से भी देखा गया है कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होता है, इसमें कई गांवों की भूमि सम्मिलित हो जाती हैं, अलग अलग भूमि के लिए अलग अलग रेट होते हैं। तो इसमें ये निर्धारित किया गया है कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिनमें एक से अधिक ग्रामों की भूमि सम्मिलित है उसमें प्रत्येक सम्मिलित होने वाले ग्राम की कलेक्टर गाइडलाइन के मूल्य को भार दे के जिस अनुपात में ग्राम की भूमि आ रही है उस अनुपात में भार दे के भूमि का मूल्य निकाला जाता है, अर्थात यहाँ पर वेटेड रेट निकाला जाता है। लास्ट कंडीशन ये है, कई जगह भूमि का मूल्य बहुत कम होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी स्थिति में भूमि का मूल्य 250 रुपये स्क्वायर मीटर से कम नहीं होगा। यहाँ एक ध्यान और रखना जरूरी है कि यहाँ जो भी हम बात करते हैं भूखंड का क्षेत्रफल या राशियों का, वो सभी प्रति वर्ग मीटर में है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि जितने भी राशियां हैं, जितना भी क्षेत्रफल है प्रति वर्ग मीटर से निर्धारित होता है। हमने एक उदाहरण दिया है यहाँ पर कि मान लीजिए यदि किसी स्थान पर असिंचित कृषि भूमि का कलेक्टर गाइडलाइन का मूल्य 18 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है, इस हिसाब से भूमि का मूल्य आएगा 180 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर। लेकिन जो हमारा रूल है इसके अनुसार पहले हम 18 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर वाले में 0.6 से भाग देंगे तो 30 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। 30 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के बाद जो हमारा रेट आएगा 300 रुपये स्क्वायर मीटर, वो भूमि का मूल्य कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि असिंचित कृषि भूमि का मूल्य हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए मूल्य नहीं होता है। हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए मूल्य आता है 0.6 से भाग देने के बाद। जैसे यहाँ स्पष्ट 18 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर रेट था, वो 30 लाख हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए 30 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर हो गया, और अर्थात 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गया है। यदि उस गणना के जो हमने यहाँ गणना की है, इस गणना के अनुसार भूमि का मूल्य
250 रुपये प्रति वर्ग मीटर से कम आता है तो इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि का मूल्य 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर होता है, अर्थात 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर से कम भूमि का मूल्य नहीं हो सकता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि औद्योगिक भूमि का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए असिंचित कृषि भूमि की कलेक्टर गाइडलाइन दर का 0.6 से भाग देकर मूल्य निकाला जाता है। यदि गणना से प्राप्त मूल्य 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर से कम हो तो भी न्यूनतम मूल्य 250 रुपये ही माना जाएगा। उदाहरण द्वारा यह प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट की गई। चलिए अब हम अगला मॉड्यूल पढ़ते हैं। कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। जो औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटित करते हैं उसमें आवंटी से हम शुल्क लेते हैं। मुख्यतः हम 5 प्रकार के शुल्क लेते हैं। सबसे पहला लेते हैं प्रीमियम। प्रीमियम होता है वन टाइम लिया जाता है, भूमि आवंटन के समय केवल एक मुश्त लिया जाता है, एक बार टाइम लिया जाता है। दूसरा होता है विकास शुल्क होता है, ये भी भूमि आवंटन के समय एक मुश्त लिया जाता है। तीसरा संधारण शुल्क होता है जो वार्षिक लिया जाता है। भूभाटक अर्थात लीज रेंट होता है वो वार्षिक लिया जाता है। और सुरक्षा निधि है, ये भी भूमि आवंटन के समय एक मुश्त ली जाती है। अर्थात जो 5 राशियां लेते हैं उसमें 3 राशियां एक मुश्त लेते हैं, एक बार लेते हैं, और 2 राशियों को रिकरिंग टाइम से लेते हैं। भूमि का मूल्य निकालने के बाद जो प्रव्याजी होती है, प्रव्याजी वो राशि होती है जो हम एक्चुअल आवंटी से प्राप्त करते हैं। तो प्रव्याजी से आशय उस राशि से है जो आवंटी द्वारा भूमि आवंटन के एवज में देय होती है। प्रव्याजी की गणना भूमि के मूल्य पर छूट प्रभावी करने के बाद निर्धारित होती है। वेयरहाउसिंग एवं उद्योग उपयोगी सेवा प्रदाताओं इकाइयों के लिए आवंटित भूमि की प्रव्याजी भूमि के मूल्य के बराबर होती है। तो प्रव्याजी है वो अलग अलग होती है। औद्योगिक भूमि के लिए अलग प्रव्याजी है, वेयरहाउसिंग, व्यावसायिक, आवासीय, इनके लिए प्रव्याजी अलग अलग है। तो अभी हम जो प्रव्याजी की चर्चा करेंगे वो प्रथम चरण में औद्योगिक भूमि के लिए प्रव्याजी की चर्चा करेंगे। जो भूमि का मूल्य निर्धारित हो जाता है उसके बाद प्रव्याजी निर्धारित करने के लिए भूमि के मूल्य में छूट दी जाती है। ये छूट इस तरह से होती है कि यदि 5000 वर्ग मीटर तक का भूखंड है तो भूमि के मूल्य में छूट 90% दी जाती है। यदि 5000 वर्ग मीटर से अधिक 1 हेक्टेयर अर्थात 5000 वर्ग मीटर से 10,000 वर्ग मीटर तक है तो 75% छूट दी जाती है। 1 हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर तक है तो 50% छूट दी जाती है, और 20 हेक्टेयर से अधिक है तो छूट नहीं दी जाती है। और जो ये छूट दी जाती है टेलीस्कोपिक विधि से दी जाती है। अर्थात ये है कि यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल 15,000 वर्ग मीटर है तो पहले 5,000 वर्ग मीटर के लिए 90% छूट दी जाएगी, नेक्स्ट 5,000 के लिए 75% छूट दी जाएगी, और नेक्स्ट 5,000 के लिए 50% छूट दी जाएगी। तो ये टेलीस्कोपिक विधि से प्रव्याजी का निर्धारण किया जाता है। प्रव्याजी की गणना के संबंध में एक हमने उदाहरण दिया है कि यदि मान लीजिए किसी भूमि का मूल्य 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर आता है, तो यदि 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर आएगा और उसका क्षेत्रफल 5,000 वर्ग मीटर तक है, यदि भूखंड का क्षेत्र 5,000 वर्ग मीटर है तो हम उस पर 90% छूट देंगे, केवल 10% पैसा उससे लेंगे। और जो 10% पैसा आएगा वो लगभग 1,50,000 रुपये होगा। यदि किसी भूमि का मूल्य 300 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित होता है तो 5,000 वर्ग मीटर तक का भूखंड की प्रव्याजी 1,50,000 रुपये होगी। लेकिन यदि भूखंड का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर है अर्थात 1 हेक्टेयर तक है तो हम 5,000 वर्ग मीटर तक 90% छूट देंगे, रिमेनिंग 5,000 के लिए 75% छूट देंगे। इसकी जो प्रव्याजी लगभग 5,25,000 आएगी। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर है तो हम पहले 5,000 वर्ग मीटर के लिए 90% छूट देंगे, नेक्स्ट 5,000 के लिए वर्ग मीटर के लिए 75% छूट देंगे, और रिमेनिंग जो 1,90,000 वर्ग मीटर है उस पर हम 50% छूट देंगे। और यदि 20 हेक्टेयर तक की भूमि है तो इसका प्रव्याजी आएगा 2,90,25,000। और मान लीजिए 25 हेक्टेयर की भूमि है तो इसका प्रव्याजी आएगा 4,40,25,000। तो ये हमने उदाहरण देकर आपको बताया है। प्रव्याजी हमने ले लिया। इसके बाद दूसरी राशि लेते हैं विकास शुल्क। विकास शुल्क का फॉर्मूला हमारे यहाँ 2 तरह का है। पहला है कि जो नियम लागू होने से पूर्व के विकसित औद्योगिक क्षेत्र हैं अर्थात पुराने औद्योगिक क्षेत्र में, इसमें हमारा विकास शुल्क फिक्स है 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर। लेकिन जो नियम लागू होने के पश्चात विकसित होंगे औद्योगिक क्षेत्र उसमें हम समेकित विकास पर हुए व्यय के अनुसार विकास शुल्क लेते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो MPIDC का एक मॉडल है उस मॉडल के अनुसार विकास शुल्क लेते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन है कि विकास शुल्क 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 150 रुपये वर्ग मीटर विकास शुल्क होता है। जो तीसरी राशि लेते हैं हम वो वार्षिक भूभाटक अर्थात लीज रेंट लेते हैं।
लीज रेंट जो प्रीमियम आता है उसका 2% वार्षिक होता है लीज रेंट। चौथी राशि लेते हैं सुरक्षा निधि लेते हैं। सुरक्षा निधि जो भूभाटक होता है उसका 3 गुना भूभाटक सुरक्षा निधि के रूप में लिया जाता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि औद्योगिक भूमि के आवंटन के समय किन किन प्रकार के शुल्क दिए होते हैं, जैसे प्रब्याजी, विकास शुल्क, संधारण शुल्क, भूभाटक और सुरक्षा निधि। हमने यह भी समझा कि प्रब्याजी भूमि के मूल्य पर आधारित होती है और छूट की गणना स्लैब आधारित टेलीस्कोपिक पद्धति से होती है। साथ ही प्रब्याजी, विकास शुल्क और अन्य शुल्कों की गणना के उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए अब हम अगला मॉड्यूल पढ़ते हैं। कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। कोई भी आवेदक जिसको यूनिट लगानी है और हमारी औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटित करने की मंशा रखता है तो उसको एक एप्लीकेशन देना होता है। एप्लीकेशन के साथ उसको संलग्नक भी लगाना पड़ते हैं। जो संलग्नक के रूप में जो मुख्य संलग्नक हैं, एक तो उसको प्रोजेक्ट प्रोफाइल लगाना पड़ेगी, फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सबमिट करना पड़ेंगे। परियोजना क्रियान्वयन का समयबद्ध कार्यक्रम अर्थात पार्ट चार्ट देना पड़ेगा कि किस किस टाइम में लाइन में कितना कितना काम करेंगे। यदि आरक्षित भूखंड है कोई, उसको आवंटित कराना चाहते हैं SC/ST के अभ्यर्थी, तो उनको SC/ST का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। आवेदन के साथ 5,000 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित है जो प्रत्येक आवेदक को भूखंड वार देना पड़ेगा और सभी इकाइयों के लिए फिक्स है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। सभी के लिए 5,000 रुपये आवेदन शुल्क है और आवेदन शुल्क के साथ जो प्रीमियम राशि है उसका 25% अग्रिम के रूप में भी जमा करना होता है। तो इतने आवेदन के साथ संलग्न किए जाते हैं। आप यदि कोई आवेदक किसी औद्योगिक क्षेत्र में जो विकसित औद्योगिक क्षेत्र या विकसित हो रहा है हमारा औद्योगिक क्षेत्र, उसमें भूखंड आवंटित कराना चाहता है तो उसके आवंटन की प्रक्रिया अलग अलग है। यदि विकसित किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र में हैं तो जो औद्योगिक भूखंड है उसका आवंटन ई-बिडिंग पद्धति से किया जाएगा। ये हमने अभी 2025 के रूल में नया इंट्रोड्यूस किया है। पहले हमारा प्रथम पाव था, उसको रिप्लेस करके हम ई-बिडिंग प्रोसेस से लाए हैं। ई-बिडिंग प्रोसेस में हमने टाइम भी निश्चित कर दिया है कि प्रत्येक माह के 1 तारीख से काम ई-बिडिंग स्टार्ट होगी और 15 तारीख तक चलेगी, अर्थात 15 दिन तक कंटिन्यूअस ई-बिडिंग प्रोसेस चलती रहेगी। ई-बिडिंग में हम एप्लीकेशन प्राप्त करते हैं। 16वें दिन जो एप्लीकेशंस आते हैं उसका परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र के भूखंड किसी भूखंड विशेष के लिए एक ही आवेदन आता है तो फिर आगे की प्रोसेस नहीं की जाएगी और भूमि आवंटन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। उसे एक आवेदक को भूमि आवंटित की जा सकेगी। लेकिन यदि किसी भूखंड के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उनका परीक्षण करके उनके मध्य फिर ई-बिडिंग की प्रोसेस की जाएगी। ई-बिडिंग में हमारा फिक्स है कि ई-बिडिंग जब एक से अधिक आवेदन आएंगे तो हम उनको परीक्षण करके ई-बिडिंग जो पोर्टल है उसके माध्यम से सूचित करेंगे। अलग से सूचित करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे आवेदकों को ई-बिडिंग पोर्टल के माध्यम से सूचित करेंगे, उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित हो जाएंगे और उसमें नीलामी की तिथि भी रहेगी और नीलामी का टाइम भी रहेगा कि किस टाइम को, किस दिनांक को, कितने बजे स्टार्ट होगी नीलामी, कितने बजे बंद हो जाएगी। जो ई-बिडिंग है, ई-बिडिंग में हमने बेस प्राइस रखा हुआ है। बेस प्राइस वो राशि होती है कि जिससे बिडिंग स्टार्ट होती है। तो बिडिंग स्टार्ट करने में जो बेस प्राइस है हमारा किसी विकसित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड का, वो जो भूखंड की प्रीमियम होता है प्रब्याजी, प्रीमियम प्लस डेवलपमेंट कॉस्ट, अर्थात प्रब्याजी और विकास शुल्क दोनों का योग जो आएगा वो बेस प्राइस होगी। इसमें कंडीशन एक और है कि न्यूनतम बिड राशि बेस प्राइस के अतिरिक्त 50,000 रुपये जो बेस प्राइस है उसके अलावा 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा देना होगा। इसके बाद जब ई-बिडिंग स्टार्ट होगी तो कोई भी आवेदक है वो 10,000 रुपये के मल्टीपल में ही ई-बिडिंग बढ़ा सकता है। इसमें ये कंडीशन है कि यदि किसी ने बिडिंग स्टार्ट की है तो 10,000 के मल्टीपल में हो, 10,000 से मल्टीपल से नीचे बिडिंग नहीं की जाए। अर्थात बिडिंग 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 इतने गुणक में, इतने ग्रुप में की जा सकती है 10,000 के मल्टीपल में। ई-बिडिंग के माध्यम से जो हाईएस्ट जो सफल बोलीदार होगा H1, मतलब जिसने उच्चतम बोली लगाई है, ई-बिडिंग चलती रहेगी। एक टाइम के बाद उच्चतम बोलीदार जब खत्म होगी तो उसमें H1 निकल के आता है कि इस आवेदक ने सबसे अधिक बोली लगाई है तो वो सफल आवेदक माने जाएगा और उसके पक्ष में भूमि आवंटन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। यहाँ एक और ध्यान रखने वाली बात है कि ई-बिडिंग के बाद जो भूखंड आवंटित होता है उसमें जो भूभाटक होता है निर्धारित, वो ई-बिडिंग राशि से नहीं होता है। वो जो भूमि का मूल प्रब्याजी है उसका 2% होगा। तो अर्थात
जो हम ई बिडिंग के माध्यम से आवंटन करेंगे उसमें प्रथम बार तो हम ई बिडिंग की राशि लेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो पर ईयर पैसा लेते हैं भूमि के लीज रेंट के रूप में, वो जो मूल प्रव्याजी है, मूल प्रीमियम है, उसका 2% लेंगे, ना कि ई बिडिंग की राशि का। ई बिडिंग जब समाप्त हो जाती है तो सफल जो बिडर है उसके पक्ष में भूमि आवंटन की कार्रवाई की जाती है, और जो असफल बिडर हो गए हैं उनका जो आवेदन शुल्क है 5,000 रुपये, वो छोड़ के शेष राशि वापस कर दी जाती है, उनका कोई राशि काटते नहीं है। तो जो सफल बिडर है उसके पक्ष में भूमि आवंटन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है, लेकिन यदि वो किसी भी स्टेज पर भूमि आवंटन नहीं कराता है या उसमें डिफ़ॉल्टर होता है तो उसके द्वारा भी जमा की गई पूरी राशियाँ राजसात कर दी जाती हैं, और उसके बाद उस भूखंड को पुनः ई नीलामी में रख दिया जाता है। ई नीलामी में एक और प्रोसेस रखी हुई है कि कई जगह इस तरह से भी होता है कि हम बहुत सारे भूखंड आवंटन के लिए डालते हैं बिडिंग में, तो कई आवेदक एक से अधिक भूखंडों का चयन कर लेते हैं कि उनको जो प्रोजेक्ट है या उनको 4 या 5 या 3 जितने भूखंड इतने की ज़रूरत है, तो वे ग्रुप में भूखंडों का आवंटन चाहते हैं। तो इस तरह की यदि कोई एप्लीकेशन आता है तो इस तरह की एप्लीकेशन को ई बिडिंग प्रारंभ करने के बाद आयुक्त MSME, अपर सचिव, उप सचिव मध्य प्रदेश शासन MSME विभाग और संबंधित जिले के GM, इन 3 लोगों की कमेटी है। एक कमेटी द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि जो भूखंड हैं उनका ग्रुप के रूप में ई बिडिंग की जानी है अथवा अलग अलग रूप में की जानी है, ये डिसाइड करेगी कमेटी। ई बिडिंग की प्रोसेस किसी भी स्तर पर शासन द्वारा रोकी जा सकती है, स्थगित की जा सकती है या निरस्त की जा सकती है। यदि निरस्त कर दी जाती है प्रक्रिया तो जितनी भी राशियां हैं आवेदकों द्वारा जमा की गई, इसमें आवेदन शुल्क भी सम्मिलित है, आवेदन शुल्क सहित समित राशियां वापस कर दी जाएंगी, कोई भी राशि इसकी कटौती नहीं की जाएगी। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि औद्योगिक भूमि के लिए आवेदन कैसे किया जाता है, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और कितना शुल्क देय होता है। साथ ही हमने ई बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन के निराकरण की पूरी प्रक्रिया को भी जाना, जिसमें EOI प्राप्ति, तकनीकी परीक्षण, बिडिंग नियम, चयन और समिति द्वारा लिए जाने वाले निर्णय शामिल हैं। चलिए अब हम अगला मॉड्यूल पढ़ते हैं। कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। विभाग के आधिपत्य की अविकसित भूमि का आवंटन भी किया जाता है, जो मैंने जैसा पहले बताया कि मध्यम उद्यम को किया जाता है, विशेष परिस्थिति में लघु उद्यम को किया जाता है। तो जो यहाँ अविकसित भूमि का आवंटन है वो हम किसी यूनिट को करने के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। इसके प्रोसेस इस तरह की है कि हमारा जो विभागीय पोर्टल है, इस पोर्टल पर अविकसित भूमि के लिए एक निश्चित समय के लिए हम आवेदन प्राप्त करेंगे। जो आवेदन प्राप्त होंगे उसके लिए शुल्क निर्धारित है। विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में शुल्क फिक्स था, अर्थात 5,000 रुपये किसी भी यूनिट के लिए, किसी तरह की यूनिट हो 5,000 रुपये प्रति भूखंड। लेकिन यहाँ जो अविकसित भूमि है इसके लिए क्षेत्रफल के हिसाब से शुल्क अलग अलग किया गया है। अर्थात यदि किसी यूनिट को 2 हेक्टेयर तक भूमि चाहिए तो उसके लिए आवेदन शुल्क 20,000 रुपये है। 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक चाहिए तो 50,000 रुपये है। 5 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक चाहिए तो 1,00,000 रुपये है। 10 हेक्टेयर से अधिक को 20 हेक्टेयर तक चाहिए तो 2,00,000 रुपये है, और 20 हेक्टेयर से अधिक चाहिए तो 5,00,000 रुपये आवेदन शुल्क है। तो ये आवेदन शुल्क अलग अलग है। जो हम पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त करते हैं विकसित भूमि का, इसके बाद जितने निर्धारित समय के बाद आवेदन प्राप्त होते हैं उनका सभी आवेदनों का परीक्षण संचालनालय स्तर पर एक समिति है। इस समिति में आयुक्त MSME, उप सचिव या अपर सचिव MSME विभाग मध्य प्रदेश शासन और संबंधित जिले के महाप्रबंधक सदस्य हैं। 3 लोगों की ये समिति जो अविकसित भूमि के लिए आवेदन प्राप्त आए हैं उनके परीक्षण करेगी। परीक्षण के पश्चात एक लिस्ट बनाएगी और अपनी अनुशंसा सहित जानकारी राज्य शासन को प्रेषित करेगी। राज्य शासन मतलब मध्य प्रदेश शासन का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग को प्रेषित कर दी जाएगी। शासन समिति की अनुशंसा पर निर्णय लेगा। यदि भूमि आवंटित करने की अनुमति शासन द्वारा प्राप्त की जाती है तो भूमि आवंटन की आगामी कार्यवाही महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र द्वारा की जाती है। और यदि शासन द्वारा ये पाया जाता है कि अविकसित भूमि किसी भी यूनिट को आवंटित नहीं की जाना है तो प्रकरण फिर नस्तीबद्ध कर दिया जाता है, किसी को आवंटित नहीं की जाती है। जैसे भूमि आवंटित होती है, आवंटन की कार्रवाई प्रारंभ होती है, अर्थात आशय पत्र जारी कर दिया जाता है GM द्वारा। तो जो टाइम लाइन है, आशय पत्र जारी करना, फिर राशि जमा करना, फिर इसके बाद आवंटन आदेश जारी करना, इस टाइम लाइन के अनुसार पूरा कार्रवाई किया जाना है जो आवंटी हो उसके द्वारा की जाती है। यदि आवंटी टाइम लाइन में कार्रवाई करने से छूट जाता है तो उसका राशि राजसात हो जाती है और फिर हम आवंटन भी निश्चित कर सकते हैं। जो विकसित भूमि या अविकसित भूमि,
इसको आवंटन करने का एक हमारी टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के अनुसार काम किया जाता है। जैसे ही ये फिक्स हो जाता है कि कोई भी आवेदक भूमि आवंटन हेतु पात्र है, अर्थात इसके पक्ष में भूमि आवंटित की जानी है, ये निर्धारित हो जाता है, तो सबसे पहले GMDIC DTIC द्वारा आशय पत्र जारी कर दिया जाता है। आशय पत्र ये निर्धारित होने के पश्चात कि ये आवंटन के लिए पात्र है कोई व्यक्ति, तो जो प्रक्रिया निर्धारित होती है उसके 7 दिन के अंदर आशय पत्र जारी किया जाना आवश्यक है। आशय पत्र में इस तरह का उल्लेख होता है कि आप इस भूखंड के लिए पात्र हैं, आपके द्वारा इतनी राशि पहले जमा की गई है, शेष राशि आप जमा करें। जो शेष राशि जमा करने का टाइम लिमिट होता है वो 45 दिन दिया जाता है आवेदक को, अर्थात जो रिमेनिंग राशि है वो आवेदक को 45 दिन के अंदर जमा करना आवश्यक होता है। जब आवेदक राशि जमा कर देता है, रिमेनिंग सूचना देता है GM को, तो फिर महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति के 7 दिन के अंदर आवंटन आदेश जारी कर देता है। आवंटन आदेश जारी करने के बाद लीज डीड निष्पादित होती है और लीज डीड 60 दिन के लिए भी टाइम है। लीज डीड 60 दिन के अंदर निष्पादित होनी है और लीज डीड निष्पादन होने के बाद आधिपत्र या भूमि का हस्तांतरण इकाई के पक्ष में किया जाता है और इकाई अपना काम प्रारंभ कर सकती है। जो लीज हम देते हैं वो अधिकतम 99 ईयर अर्थात 99 वर्ष के लिए अधिकतम देते हैं औद्योगिक क्षेत्र की भूमि। इकाई को भूमि का आधिपत्य देने के पश्चात इकाई को एक टाइम लिमिट में प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ता है। इसके लिए अलग अलग तरह की इकाइयों का टाइम लिमिट अलग अलग है। जैसे सूक्ष्म और लघु उद्योग होगा तो उसको जो जिस दिन से लीज डीड निष्पादित हुई है उसके 2 वर्ष में प्रोडक्शन में आना होता है। यदि मध्यम उद्योग है तो 3 वर्ष में प्रोडक्शन में आना होता है, बृहद उद्योग है तो 4 वर्ष में आना होता है और रक्षा उत्पाद निर्माता इकाइयाँ है तो 5 वर्ष में उस प्रोडक्शन में आना होता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि आवंटन प्राप्त करने के बाद विभिन्न चरणों जैसे आशय पत्र, लीज डीड और आधिपत्य प्राप्ति की समय सीमा क्या होती है। साथ ही सूक्ष्म, लघु, मध्यम और वृहद उद्योगों के लिए उत्पादन प्रारंभ करने की समय सीमा और चरणवार निवेश की जानकारी भी प्राप्त की। नियत समय सीमा में कार्यवाही न करने पर आवंटन निरस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। चलिए अब हम अगला मॉड्यूल पढ़ते हैं। कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यदि प्रोडक्शन में नहीं आते हैं तो 25% निवेश किए जाने पर आयुक्त MSME 1 साल उसमें अवधि बढ़ा सकते हैं और निःशुल्क अवधि रहेगी, ये वृद्धि होगी। और इसके पश्चात शासन द्वारा भी 1 वर्ष की समय सीमा में वृद्धि की जा सकती है जिसमें 10% पेनल्टी लगाई की जाती है। और यदि इस टाइम लिमिट के बाद भी अर्थात 2 वर्ष के एक्सटेंशन के बाद भी यूनिट स्थापित नहीं होती है तो लीज निरस्त करके उस आधिपत्य शासन द्वारा ले लिया जाता है। जो 2025 के रूल हैं इसमें एक नई नियम इंट्रोड्यूस किए गए हैं। किसी भी यूनिट को जब भूमि आवंटित हो जाती है तो उसको एक टाइम लिमिट है, उस लिमिट में प्रोडक्शन स्टार्ट करना होता है, लेकिन उसके पहले भी उस आवश्यक कर दिया गया है कि उस यूनिट को विभाग को बताना होगा कि वो क्या क्या कार्यवाही कब कब कर रहा है। अर्थात जैसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के मामले में जो प्रोडक्शन की टाइम लिमिट है वो 2 वर्ष है, लेकिन सूक्ष्म लघु उद्योग को 1 वर्ष में सूचित करना पड़ेगा कि इकाई स्थापना हेतु उसने प्रभावी कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। फिर 1 वर्ष और 6 माह में दोबारा सूचित करना होगा कि प्रस्तावित परियोजना का न्यूनतम 25% निवेश कर दिया है। इसी तरह यदि मध्यम उद्योग है तो उसको 2 वर्ष में सूचित करना पड़ेगा कि इकाई स्थापना हेतु प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और 2 वर्ष 6 माह में सूचित करना होगा कि प्रस्तावित परियोजना का न्यूनतम 25% पूंजी निवेश कर दिया है। बृहद उद्योग है तो उसको 3 वर्ष में सूचित करना होगा कि इकाई स्थापना हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। 3 वर्ष 6 माह में सूचित करना होगा प्रस्तावित परियोजना का 25% पूंजी निवेश कर दिया गया है। अर्थात प्रोडक्शन स्टार्ट होने की टाइम लिमिट है उसके पहले उसको 2 बार सूचित करना होगा। यदि सूचित नहीं करते हैं तो उसकी लीज निरस्त करने का प्रावधान भी किया गया है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि औद्योगिक इकाई को आवंटित भूमि का पूर्ण उपयोग उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 5 वर्षों के भीतर करना आवश्यक है। अनुपयोगी या अतिरिक्त भूमि की पहचान और उसका नियमन ऑनलाइन नीलामी या सीमित पात्र इकाइयों को किया जा सकता है। साथ ही हमने जाना कि अनुपयोगी भूमि को नियमानुसार अन्य इकाइयों को आवंटित किया जा सकता है। चलिए अब हम अगला मॉड्यूल पढ़ते हैं। कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। भूमि का पूर्ण उपयोग। यदि किसी यूनिट को भूमि आवंटित है तो उसको उस भूमि का पूर्ण उपयोग करना आवश्यक है। यह इसलिए किया गया है कि कोई अनावश्यक अधिक भूमि आवंटित करा के अपने कब्जे में न रख पाए।
तो इसमें कंडीशन लगाई गई है कि व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष के अंदर भूमि का जो नियमानुसार पूर्ण उपयोग किया जाना आवश्यक है। यदि इस समय सीमा में भूमि का नियमानुसार पूर्ण उपयोग नहीं की जाती है तो जो अतिरिक्त भूमि है उसको शासन वापस लेकर किसी अन्य इकाई को आवंटित कर सकता है। कई जगह इस तरह की पोजीशन भी आती है कि जो अतिरिक्त भूमि बची है वो वहाँ पर रास्ता नहीं है या आवंटन योग्य नहीं है, तो उसमें कंडीशन है कि जब तक वो पूर्ण उपयोग नहीं कर लेगा तब तक 7 गुना भूभाटक उस पर अधिरोपित रहेगा। अर्थात जो भूभाटक है नॉर्मल, जो अतिरिक्त भूमि है उस पार्ट का उसको नॉर्मल भूभाटक का 7 गुना प्रतिवर्ष देय होगा। औद्योगिक क्षेत्रों में ये भी देखा गया है कि कई जगह जो औद्योगिक भूखंड है उसके आसपास भूमि रहती है जो किसी को आवंटित नहीं होती है, वो किसी यूनिट द्वारा मांग की जाती है, तो उसके नियमितीकरण के संबंध में ही हमने निश्चित किया है कि यदि किसी भूखंड के पास में अतिरिक्त भूमि है उसका नियमितीकरण भी किया जाएगा। लेकिन नियमितीकरण की कुछ शर्तें हैं कि यदि उस अतिरिक्त भूमि की सीमा पर 2 से अधिक यूनिट्स हैं तो उनके बीच सीमित नीलामी प्रक्रिया होगी, उसके माध्यम से जो उच्चतम बोलीदार होगा उसको भूमि आवंटित होगी, अतिरिक्त भूमि आवंटित होगी। कुछ ऐसे भूखंड भी हो सकते हैं कि जिस अतिरिक्त भूमि भी होगी कि जिसकी सीमा पर केवल एक भूखंड है और कोई है नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन है कि उसका नियमितीकरण आयुक्त MSME द्वारा किया जाएगा। यूनिट स्थापित होने के पश्चात या आवंटन होने के पश्चात कई बार ये महसूस किया गया है कि कई फैक्टर इस तरह से होते हैं कि यूनिट स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं कोई भी, या चलती यूनिट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो एक एक्चुअली हस्तांतरण की प्रक्रिया भी हमारे रूल में निर्धारित है। ये एक तरह का एग्जिट रूट है किसी यूनिट के लिए जो बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि कोई भी यूनिट अनवरत या हमेशा चलती रहे। तो ये हमने एक एग्जिट रूट प्रदान किया है हस्तांतरण के रूप में। यहाँ जो हस्तांतरण होता है, हस्तांतरण का मतलब है पूरी भूमि का जो यूनिट है, पूरी भूमि एक साथ हस्तांतरित होगी, ये पार्ट में हस्तांतरित नहीं होती, ये जरूर ध्यान रखना है। इसके लिए हस्तांतरण शुल्क प्रव्याजी जो होता है तत्समय प्रचलित उसका 10% होता है। हस्तांतरण 2 तरह के होते हैं, एक हस्तांतरण होता है, एक अंतरण होता है। तो अंतरण का जो शुल्क है वो 10,000 फिक्स है, हस्तांतरण का शुल्क प्रव्याजी का 10% है। यदि कोई स्वामित्विक भागीदारी लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म है, उसका पैन नंबर और GST नंबर सेम रहता है जैसा पहले था और बाद में हो जाए, अर्थात केवल नाम चेंज हुआ है, पैन और GST चेंज नहीं हुआ है, तो वो केवल हम 10,000 रुपये का अंतरण शुल्क लेकर उसका अंतरण करेंगे। यदि कोई कंपनी है उसका CIN परिवर्तित नहीं होता है तो उसमें हस्तांतरण शुल्क नहीं लेते, अंतरण शुल्क लेते हैं 10,000 रुपये। हस्तांतरण के लिए एक कंडीशन अभी जो हमने नई इंट्रोड्यूस की है वो एक इस तरह की है कि यदि कोई आवंटी भूखंड को आवंटित कराता है तो उसका हस्तांतरण तभी किया जाएगा जब उसने जो भूखंड आवंटन के समय परियोजना प्रस्तुत की थी उसका मिनिमम 50% स्थल पर निवेश कर दिया हो और उस निवेश में भी कम से कम 25% प्लांट एंड मशीनरी में निवेश किया गया हो। अब केवल भूमि पर भवन का निर्माण करके या केवल भवन पर निवेश करके हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। हस्तांतरण तभी किया जाएगा जब उसने कम से कम 50% का निवेश किया हो, उस 50% के निवेश में साथ साथ 25% का प्लांट एंड मशीनरी पे भी निवेश होना आवश्यक है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि औद्योगिक भूमि के हस्तांतरण और अंतरण किन शर्तों पर किए जा सकते हैं, जैसे स्वामित्व परिवर्तन, CIN में बदलाव या पूंजी निवेश की न्यूनतम आवश्यकताएं। कंपनी के मामलों में विलय, समामेलन और विघटन से संबंधित नियमों को भी स्पष्ट किया गया। साथ ही हमने भूखंडों के उत्तराधिकार, भागीदारी और सीमित स्थितियों में विभाजन की प्रक्रिया और शर्तें भी समझी। चलिए अब हम अगला मॉड्यूल पढ़ते हैं। कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। ये हस्तांतरण जो अभी चर्चा की है ये किसी यूनिट की संपूर्ण भूमि का हस्तांतरण था, लेकिन हमारे इस तरह के रूल भी हैं कि पार्ट की भूमि का भी हम हस्तांतरण कर सकते हैं। वो अलग रूल हैं। वो रूल हैं कार्यरत इकाई की अनुपयोगी भूमि का। यदि कोई इकाई कार्यरत है और उसके पास अनुपयोगी भूमि है, वो ये घोषित करता है कि ये भूमि हमारी अनुपयोगी भूमि है, ये हम किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसकी भी परमिशन देते हैं। उसकी परमिशन 19A के तहत देते हैं, नियम 19A के तहत। इसमें कंडीशन है कि इकाई कार्यरत होना चाहिए। इकाई अब को जो आवंटित भूमि है उसका अधिकतम 75% वो ट्रांसफ़र कर सकती है। विभाजन के पश्चात जो भूखंड मतलब ट्रांसफ़र है वो 500 वर्ग मीटर से कम की कोई भूमि ट्रांसफ़र नहीं होगी। ट्रांसफ़र करना है तो 500 वर्ग मीटर मिनिमम होना चाहिए
और जो रिमेनिंग है किसी यूनिट मूल यूनिट के पास, उसके पास भी कम से कम 500 वर्ग मीटर यूनिट रहना चाहिए। ट्रांसफ़र के पश्चात जो नवीन इकाई होती है, जो ट्रांसफ़र होती है, नियम 18 के तहत जो ट्रांसफ़र होता है उसमें हस्तांतरण शुल्क 50% है, लेकिन जो 19A के तहत जो हस्तांतरण है वो नवीन इकाई को 100% ब्याजी पर देना होता है। इसमें एक कंडीशन और होती है कि जो कार्यरत इकाई है उसको पहले अपने भूखंड का विभाजन करने की परमिशन सक्षम प्राधिकार से लेना पड़ती है, अर्थात औद्योगिक क्षेत्र के अभिन्यास में संशोधन कराने की परमिशन लेना पड़ती है। उसके बाद ही वो भूमि का हस्तांतरण कर सकते हैं। बिना संशोधन कराए अभिन्यास संशोधन के भूमि का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। और जो ये 19A के तहत कार्यरत इकाई को अनुपयोगी भूमि का हस्तांतरण ये केवल एक बार अनुमत होता है, एक टुकड़ों में या बार बार नहीं किया जा सकता। एक बार में यदि 75% भूमि कितनी भूखंड विभाजित कर सकता है, एक बार में कर सकता है, इसको बार बार अनुमति नहीं मिलती है। दूसरा हमारा नियम है 19बा, ये जो बंद यूनिट्स होती हैं उनके विभाजन और हस्तांतरण की परमिशन भी देते हैं। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इसकी कंडीशंस क्या है कि इकाई जो बंद इकाई है उसको कम से कम 5 वर्ष तक उत्पादन में रहना हो, पहले कभी भी रही हो, और तो 2 साल से कंटिन्यूअस में बंद हो, तब उसको हम बंद इकाई मानेंगे, उसको हस्तांतरण की परमिशन देंगे। हस्तांतरण के लिए वो पहले शासन के पास आता है, शासन द्वारा इसमें सैद्धांतिक सहमति दी जाती है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें जो सहमति राज्य शासन द्वारा दी जाती है, 1 साल की सैद्धांतिक सहमति दी जाती है। सैद्धांतिक सहमति के बाद वो लेआउट अप्रूव करवाता है, लेआउट पर अधोसंरचना विकास करवाता है। ये जिम्मेदारी यूनिट की होती है जो ट्रांसफ़र कर रहा है, अधोसंरचना विकास कराना, जैसे रोड, बिजली, सभी के नाली, इन सब का निर्माण कराया जाएगा। इसमें भी कंडीशन है कि किसी भी जो विभाजित करने के बाद भूखंड तैयार हो रहे हैं उसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से कम नहीं होता है, और जो ट्रांसफ़र करेंगे नवीन इकाई को, जो भूखंड ट्रांसफ़र करेंगे वो भी 100% ब्याजी पर करेंगे। और जो सैद्धांतिक सहमति है उसके 2 वर्ष के अंदर भूखंड का हस्तांतरण करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि इसको अनलिमिटेड टाइम तक रखा जाए। 2 वर्ष में जितने भूखंड हस्तांतरित इकाई द्वारा करा लिए जाएंगे हो जाएगा। इसके पश्चात समस्त भूखंड शासन में विस्तृत हो जाएंगे और शासन द्वारा नियम के अनुसार उसका आवंटन किया जाएगा। रूल में भूखंड के विभाजन का प्रावधान भी है। भूखंड का विभाजन केवल जो मूल आवंटी है उसके उत्तराधिकारियों वारिसों के मध्य किया जा सकेगा। यदि कोई यूनिट भागीदारी के रूप में है तो भागीदारों के मध्य भी भूखंड का विभाजन होगा, लेकिन इसमें कंडीशन एक होता है कि भागीदारों के मध्य विभाजन तभी होगा जब भागीदारी फर्म में कम से कम 5 वर्ष से भागीदार हो। ये कंडीशन, यदि 5 वर्ष से पहले का भागीदार है तो उनके मध्य भूखंड विभाजन नहीं होगा। भूखंड के विभाजन की कंडीशन भी है कि जो विभाजित होने वाले भूखंड हैं उनका प्रत्येक भूखंड का क्षेत्र 500 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। और जो भूखंड विभाजन के बाद जो हम ट्रांसफ़र करते हैं उसमें 10,000 रुपये अनुमति शुल्क दे के ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये भी एक बार के लिए अनुमति दी जाती है और पट्टा विलेख में इसका संशोधन कराया जाना आवश्यक होता है। जो विभाग की भूमि है इसको यदि हम किसी को आवंटित करते हैं तो जो आवंटी है उस भूमि को सबलीज भी कर सकता है, मतलब सिकमी पट्टे पे दे सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि जो सबलीज देने की परमिशन है वो महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र दे सकते हैं, लेकिन उन्हीं को दे सकते हैं जिन उद्योग को कम से कम 10,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित है। अर्थात यदि किसी उद्योग को 10,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित है उसी को भूमि उपट्टे पर देने की परमिशन मिलेगी। यदि किसी यूनिट के पास 10,000 वर्ग मीटर से कम भूमि है तो उसको उपट्टे पर देने की पात्रता नहीं होगी। दूसरी इसकी कंडीशन है कि जो मूल आवंटी है अर्थात जो मदर यूनिट कहलाएगा वो भूमि को तभी उपट्टे पर दे सकेगा कि जो उस उपट्टे की भूमि पर जो वेंडर यूनिट स्थापित होनी है, तो जो वेंडर यूनिट का प्रोडक्ट है वो 75% प्रोडक्ट मदर यूनिट उसको क्रय करे। यदि वेंडर यूनिट के 75% प्रोडक्ट को मदर यूनिट क्रय नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में भूखंड के सबलीज की परमिशन नहीं दी जा सकती है। पट्टे के नवीनीकरण का प्रावधान भी रूल में है। हमने जो भूमि है वो 30 वर्ष के लिए भी दी है, 99 वर्ष के लिए भी दी हैं। चूँकि ये भूमियाँ पट्टे पर दी जाती हैं तो पट्टे के नवीनीकरण का प्रावधान भी है इसमें, लेकिन कंडीशंस हैं। इसमें क्या कंडीशंस रहती हैं कि पट्टे का नवीनीकरण तभी किया जाएगा जब उस पर स्थापित इकाई कार्यरत हो। यदि कार्यरत नहीं है, बंद है, तो उसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। नवीनीकरण के लिए जो नवीनीकरण शुल्क है जो उस समय प्रचलित ब्याजी है उसका 2% नवीनीकरण शुल्क होता है। नवीनीकरण के पश्चात जो लीज रेंट होता है वो निर्धारित हो जाता है। नवीनीकरण के पश्चात निर्धारित होने वाला लीज रेंट जो पहले लीज रेंट था उसका 10 गुना या जो अभी लीज रेंट चल रहा है, जो भी कम होगा दोनों में से, वो लीज रेंट नवीनीकरण के पश्चात प्रभावी हो जाएगा।
इस मॉड्यूल में हमने समझा कि किन परिस्थितियों में उपपट्टा, सबलीज की अनुमति दी जाती है, जैसे मदर यूनिट और वेंडर यूनिट के बीच। साथ ही पट्टे के नवीनीकरण की शर्तें, शुल्क और अवधि को भी जाना। इसके अतिरिक्त शेड आवंटन की प्रक्रिया और फ्लैटेड इंडस्ट्रियल एरिया में प्रकोष्ठों का ई बिडिंग द्वारा आवंटन कैसे किया जाता है, यह भी स्पष्ट किया गया। चलिए अब हम अगला मॉड्यूल पढ़ते हैं। कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। औद्योगिक क्षेत्रों में या औद्योगिक क्षेत्रों में बाहर जो विभागीय शेड हैं उनके आवंटन का नियम भी इस नियम में हमने समाहित किया हुआ है। जो शेड हैं उनका आवंटन प्रथमा पद्धति से किया जाता है। ये आवंटन अधिकतम 30 वर्ष के लिए होता है और इसका किराया जो 2008 के नियम है उसमें निर्धारित जो किराया उसका 2.5 गुना प्रति माह होता है। जो नियम 2025 हैं इसमें हमने नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, फ्लैटेड इंडस्ट्रियल एरिया और कॉम्प्लेक्स में प्रकोष्ठों का आवंटन। शासन ने ये निर्णय लिया हुआ है कि फिजिबिलिटी सर्वे कराने के पश्चात फ्लैटेड इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण भी कराया जा सकता है और इन फ्लैटेड इंडस्ट्रियल एरिया में फ्लैट्स हैं उनका आवंटन किया जाएगा यूनिट्स को। ये आवंटन ई बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और ई बिडिंग के लिए जो बेस प्राइस संधारण प्रक्रिया, ये सब शर्तें हैं शासन द्वारा पृथक से निर्धारित की जाएंगी, जो शासन द्वारा समय समय पर पृथक से निर्धारित करेंगे। किसी आवंटी को पट्टे पर भूमि दी जाती है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो उस पर यूनिट स्थापित कर ले। यदि कोई आकस्मिक परिस्थिति आती है तो उसको हमने एक एग्जिट रूट इस तरह से भी दिया हुआ है कि वो पट्टे की जो भूमि है वो शासन के पक्ष में समर्पित कर दे और उसके द्वारा जो राशि जमा की गई है कुछ अनुपात में वो वापस प्राप्त कर ले। तो इस तरह के जो रूल हैं वो यूनिट और शासन दोनों के पक्ष में हैं। इसमें हमने इस तरह से निर्धारित किया गया है कि यदि भूमि का समर्पण जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है वो 2 वर्ष के भीतर कर देता है और बृहद और मध्यम उद्योग 3 वर्ष के भीतर करता है तो उसको द्वारा जो राशि जमा की गई है वो 90% राशि वापस कर दी जाएगी। मतलब सूक्ष्म लघु उद्योग 2 वर्ष के भीतर और बृहद और मध्यम उद्योग 3 वर्ष के भीतर यदि समर्पण करते हैं तो 90% राशि वापस कर दी जाती है। इसी तरह सूक्ष्म और लघु उद्योग 2 वर्ष के बाद लेकिन 3 वर्ष के भीतर, बृहद और मध्यम उद्योग 3 वर्ष के बाद 4 वर्ष के भीतर समर्पित करते हैं तो 80% राशि वापस कर दी जाएगी। इसी प्रकार सूक्ष्म और लघु उद्योग 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष के भीतर समर्पित करते हैं या बृहद और मध्यम उद्योग 4 वर्ष के बाद और 5 वर्ष के भीतर समर्पित करते हैं तो 70% राशि वापस कर दी जाएगी। इसी प्रकार यदि सूक्ष्म और लघु उद्योग 4 वर्ष की समयावधि के उपरांत परंतु 6 वर्ष के पूर्व और बृहद और मध्यम उद्योग 5 वर्ष के उपरांत तो 7 वर्ष के पूर्व समर्पित करते हैं तो 50% राशि वापस कर दी जाएगी। रूल में जो कोई यूनिट होती है उसके श्रमिक और तकनीकी स्टाफ होते हैं उसके निवास के लिए भी आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें निर्धारित किया गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में पट्टा गृहीता इकाई अंतर्गत जो निर्मित FAR होता है उस FAR का फर्शी क्षेत्र अनुपात कहलाता है FAR, उसका 10% तकनीकी और श्रमिक स्टाफ के लिए यूज कर सकता है। यदि कोई यूनिट है उसको हमने भूखंड आवंटित किया है तो उस भूखंड के लिए जो भी निर्धारित FAR होगा उस FAR का 10% वो अपने श्रमिक और तकनीकी स्टाफ के रहने के लिए यूज कर सकता है, वहाँ उनके स्टाफ क्वार्टर बना सकता है। इसमें कंडीशन ये है कि जो भवन बनेगा इस 10% FAR पे उसमें केवल वही श्रमिक या तकनीकी स्टाफ रह सकते हैं जो उस यूनिट का एम्प्लॉई हो। उस यूनिट का यदि एम्प्लॉई नहीं है तो उस भवन में नहीं रह सकता है। ये कंडीशन है एक। दूसरा कंडीशन है ऐसे भवन जो बने हैं उसका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है, वो यूनिट का अभिन्न भाग माने जाते हैं, इसलिए उसका पृथक से क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। इसमें कंडीशन और है केवल भवन भूतल और प्रथम तल किया जा सकता है, इसमें हाई राइज बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती है और इसमें भवन अनुज्ञा GMDTIC द्वारा प्रचलित नियम के अनुसार दी जाती है। अभी तक जितना भी हमने चर्चा की हुई है ये औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन की भूमि के संबंध में चर्चा की हुई है। अब हम आगे चर्चा करेंगे औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय व्यावसायिक वेयरहाउसिंग प्रयोजन की भूमि के आवंटन के संबंध में। औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय व्यवसायिक वेयरहाउसिंग प्रयोजन की भूमि है वो केवल उस एरिया में आवंटित की जा सकती है जो एरिया इन प्रयोजन के लिए निर्धारित है। अर्थात औद्योगिक प्रयोजन की भूमि पर आवासीय व्यवसायिक वेयरहाउसिंग प्रयोजन की भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है, केवल ये की जा सकती है जो उस लेआउट में इन गतिविधियों के लिए निर्धारित है। इसकी अधिकारिता इस तरह से है, महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र को 10,000 वर्ग मीटर तक की भूमि है
तो उसका आवंटन महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र करेगा, और यदि 10,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि है तो उसका आवंटन आयुक्त MSME करेंगे। जो भूमि का आवंटन होता है आवासीय व्यवसायिक वेयर हाउसिंग का, ये ऑनलाइन नीलामी पद्धति से किया जाता है। इसका बेस प्राइस जो होता है वो जो भूमि का मूल्य आता है, इसमें प्रव्याजी नहीं निकाली जाती है। जो इसका भूमि का मूल्य होता है, अर्थात इसमें हम कोई छूट नहीं देते हैं। जो कलेक्टर गाइडलाइन का संचित भूमि का क्षेत्र रेट है उसमें 0.6 से भाग दिया, जो रेट आया वो रेट प्लस उस औद्योगिक क्षेत्र का विकास शुल्क, ये दोनों मिलके भूमि का बेस प्राइस बनता है। इस बेस प्राइस के ऊपर ऑक्शन होता है, और जो ऑक्शन सबसे अधिक राशि देगा उसके पक्ष में इस भूमि का आवंटन किया जाता है। इसका जो भूभाटक है, ये भूभाटक जो भूमि का मूल्य है उसका 2% प्रतिवर्ष होता है। पहला आवंटन था औद्योगिक प्रयोजन हेतु, दूसरा था व्यावसायिक आवासीय एवं वेयर हाउसिंग प्रयोजन हेतु। नेक्स्ट जो आवंटन होता है वो उद्योग आनुषंगिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसकी श्रेणियाँ निर्धारित हैं कि उद्योग आनुषंगिक प्रयोजन कौन है, और उसको उद्योग आनुषंगिक प्रयोजन की राशि भूमि आवंटित की जा सकती है। औद्योगिक आनुषंगिक प्रयोजन की भूमि अभिन्यास में उद्योग आनुषंगिक प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि के स्थान पर ही आवंटित की जा सकती है, अन्य स्थान पर आवंटित नहीं की जा सकती है। आवंटन की अधिकारता इसमें राज्य शासन को है, यह अर्थात इसमें आवंटन अधिकारी राज्य शासन है। तो राज्य शासन की अनुमति के पश्चात आवंटन महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र को द्वारा किया जाता है। ये भूमि जो आवंटित की जा सकती है उद्योग संघ कार्यालय, संघ सामुदायिक भवन को की जा सकती है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि आवंटन पात्रता अधिकतम 1,000 वर्ग मीटर, और प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में केवल एक भूखंड उद्योग संघ उद्योग कार्यालय के लिए निर्धारित है। केंद्र व राज्य शासन के विभाग और संस्था जो औद्योगिक गतिविधि संबंधित हो उसको इस तरह की भूमि आवंटित हो सकती है। विद्युत उपकेंद्र, पुलिस थाना चौकी, जल शोधन संयंत्र, संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र, फायर ब्रिगेड, सार्वजनिक प्याऊ, सार्वजनिक शौचालय। इसके अलावा शासन द्वारा लोकहित की योजनाओं की अधोसंरचनाओं हेतु यदि शासन समय समय पर निर्धारित करता है उसको भी उद्योग आनुषंगिक प्रयोजन की भूमि आवंटित की जा सकती है। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि औद्योगिक क्षेत्रों में गैर औद्योगिक प्रयोजन जैसे आवासीय, व्यावसायिक, वेयर हाउसिंग एवं उद्योग अनुषंगिक उपयोग के लिए भूमि किस प्रकार आवंटित की जाती है। श्रमिक आवास, विद्युत उपकेंद्र, जल शोधन संयंत्र, फायर स्टेशन जैसी सुविधाओं हेतु भी विशेष नियमों के तहत भूमि दी जाती है। कुछ प्रयोजनों हेतु 1 रुपये की प्रव्याजी पर भूमि आवंटन संभव है, परंतु परियोजना क्रियान्वयन की समय सीमा और शर्तें स्पष्ट है। चलिए अब हम अगला मॉड्यूल पढ़ते हैं। कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। एमिनिटीज की भूमि है वो राशि ₹1 के प्रव्याजी पर आवंटित की जाती है, लेकिन यदि किसी उद्योग संकायालय को भूमि आवंटित की गई है तो प्रव्याजी तो हम उसका ₹1 निर्धारित होगा, लेकिन वार्षिक संधारण शुल्क भी लिया जाएगा। अन्य आवंटियों से वार्षिक संधारण शुल्क नहीं लिया जाता है। आवंटन की प्रक्रिया में सबसे पहले जिसको आवंटित कराना है उद्योग आनुषंगिक प्रयोजन की भूमि, वो अपना पूरा प्रपोजल GMDIC को देता है। GMDTIC द्वारा प्रपोजल आयुक्त MSME को भेजा जाता है। आयुक्त MSME परीक्षण करके राज्य शासन को प्रेषित करते हैं, और शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है कि भूमि आवंटित की जाना है या नहीं। यदि भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया जाता है तो भूमि आवंटन करने की आगामी कार्रवाई महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र द्वारा की जाती है। उद्योग आनुषंगिक प्रयोजन के लिए भी टाइमलाइन है कि जिस कार्य के लिए आवंटित किया गया है उसका क्रियान्वयन 3 साल की अवधि में पूरा करना आवश्यक है। यदि 3 वर्ष की अवधि में नहीं किया जाता है परियोजना को पूर्ण, तो वापस शासन द्वारा भूमि ले ली जाती है। इस तरह की भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, अर्थात हस्तांतरण प्रतिबंधित होता है। और लीज की अवधि समाप्त होने पर लीज इसका नवीनीकरण किया जाता है, और नवीनीकरण निःशुल्क किया जाता है। यदि किसी इकाई द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पट्टे का निरस्तीकरण भी किया जाता है। निरस्तीकरण जो पट्टादाता है अर्थात महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र उसके द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके निरस्तीकरण के पहले उसको एक 30 दिवसीय सूचना देना पड़ती है। 30 दिवस की सूचना के बाद उसके द्वारा यदि इकाई द्वारा अपना उत्तर दिया जाता है ठीक है, उसका परीक्षण किया जाता है। यदि नहीं दिया जाता है तो भी उसको 60 दिवस की जो 30 दिवस की समाधि के पश्चात 60 दिवस में उस पर निर्णय लेना होता है कि इसका निरस्तीकरण किया जाना है अथवा नहीं। यदि समयावधि में निर्णय नहीं लिया गया है तो जो सूचना पत्र निरस्त हो जाता है, उसके बाद उसकी निरस्तीकरण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। हाँ, एक कंडीशन है कि उसको पुनः सूचना पत्र देके निरस्तीकरण किया जा सकता है। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि पट्टे का स्वैच्छिक समर्पण कैसे किया जा सकता है और विभिन्न समयावधियों के आधार पर
प्रब्याजी एवं विकास शुल्क की वापसी की दरें क्या होती है। इसके साथ ही हमने निरस्तीकरण प्रक्रिया, अपील के स्तर और भूखंड खाली कराए जाने की विधि जैसे पंचनामा और लोक परिसर बेदखली अधिनियम के बारे में भी विस्तार से जाना। चलिए अब हम अगला मॉड्यूल पढ़ते हैं। कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। मूल निरस्तीकरण के पश्चात अपील की जा सकती हैं। प्रथम अपील आयुक्त एमएसएमई अथवा उनके द्वारा जो नामांकित अधिकारी है उनके समक्ष होगा और द्वितीय अपील राज्य शासन को होगा और जो अपील शुल्क होता है राशि रुपये 5,000 रुपये होती है। यदि निरस्तीकरण के पश्चात अपील में भी निरस्तीकरण आदेश यथावत रहता है अर्थात उस आवेदक को या अपीलार्थी को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है तो महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र द्वारा भूमि का आधिपत्य वापस प्राप्त किया जाता है। यदि रिक्त भूखंड है, रिक्त भूखंड का मतलब है जो हमारे रूल में रिक्त भूखंड की परिभाषा है उसके अनुसार यदि भूखंड है तो पंचनामा बना के भूखंड का आधिपत्य प्राप्त कर लिया जाता है। लेकिन यदि भूखंड रिक्त नहीं है, उस पर आस्तियाँ हैं इकाई की, तो फिर मध्य प्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1976 के तहत कार्रवाई की जाती है और इसके लिए हमारे महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र प्राधिकृत हैं। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि क्लस्टर विकास, विकासक और निवेशकों को भूमि किस प्रक्रिया के तहत आवंटित की जाती है। विभाग की अविकसित भूमि के लिए आवेदन, पात्रता, न्यूनतम क्षेत्रफल, सूचना प्रकाशन और मूल्य निर्धारण जैसे सभी चरणों को विस्तार से समझाया गया है। राज्य स्तरीय समिति प्रस्तावों का परीक्षण करती है और भूमि विकास हेतु न्यूनतम लागत वाले प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाती है। चलिए अब हम अगला मॉड्यूल पढ़ते हैं। कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अभी तक जो चर्चा हुई है, जो किसी यूनिट विशेष को भूमि आवंटित करने के संबंध में चर्चा हुई है, अर्थात ऐसे आवेदक को भूमि आवंटित की जाती है जो उस स्थल पर अपने कार्य या अपनी गतिविधि करना चाहता है, चाहे वो यूनिट लगाए, यदि वेयर हाउसिंग के तो वेयर हाउसिंग करेगा, व्यवसायिक, आवासीय, तो ये किसी यूनिट विशेष या व्यक्ति विशेष या आवंटी विशेष को आवंटित की जाती है। एक हमारा नया कंसेप्ट था क्लस्टर विकास का। इसके लिए हम अविकसित भूमि आवंटित करते हैं, किसी विकासक को राज्य शासन की अविकसित भूमि आवंटित करते हैं। विकासक उस भूमि पर विकास करता है और विकास करने के बाद वो जिसको रिकमेंड करता है कि ये भूमि इसके आवंटित की जाए, हम शासन द्वारा उसके नाम से लीज पर आवंटित कर दी जाती है। इसकी प्रक्रिया इस तरह से है कि क्लस्टर की भूमि किसी को भी आवंटित नहीं की जा सकती। इसमें फिक्स है कि क्लस्टर की भूमि विकास के लिए एसपीबी को आवंटित की जाएगी और एसपीबी फिक्स है। इसमें एसपीबी कौन होगा? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 8 के तहत गठित कंपनी, एलएलपी एक्ट 2008 के तहत पंजीकृत भागीदारी फर्म, भागीदारी अधिनियम 1972 के तहत पंजीकृत भागीदारी फर्म अथवा मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत सहकारी सोसाइटी। अर्थात एक एसपीबी 4 एंटिटी हो सकती हैं। पहला जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 8 के तहत गठित कंपनी, एलएलपी का पार्टनरशिप फर्म और सहकारी सोसाइटी। 4 जो एंटिटीज़ हैं ये एसपीबी करती, इन्हीं को विकास के लिए भूमि आवंटित की जा सकती है। इसमें एक और क्लस्टर से अभिप्रेत है औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें न्यूनतम 80% क्षेत्र सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों के लिए आरक्षित हो। इसमें क्लस्टर का मतलब किसी प्रोडक्ट विशेष से नहीं होकर न्यूनतम 80% एमएसएमई होना चाहिए, अर्थात ये एमएसएमई क्लस्टर होता है। निवेशक से अभिप्रेत है वो एंटिटी जिसके द्वारा भूखंड पर औद्योगिक इकाई स्थापित की जाएगी, वो निवेशक कहलाएगा। और विकासक वो कहलाएगा जो शासन से भूमि प्राप्त करके उस पर विकास करेगा, वो विकासक कहलाएगा, जो मूलतः एसपीबी होती है। विकासक को भूमि आवंटन करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इसके लिए विभाग के स्वामित्व एवं आधिपत्य की अविकसित भूमि आवंटित की जाती है। भूमि का न्यूनतम क्षेत्र 5 एकड़ होना आवश्यक है। 5 एकड़ से कम भूमि यदि है तो वो क्लस्टर विकास हेतु आवंटित नहीं की जा सकती है। इसके लिए 15 दिवस पूर्व न्यूनतम 2 समाचार पत्रों में और विभागीय वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित की जाती है। एसपीबी द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त दिया जाता है। आवेदन शुल्क राशि 10,000 है। प्रस्तावित अभिन्यास, अनुमानित लागत, वित्तीय व्यवस्था की जानकारी आवेदन के साथ दी जाती है। और आवंटन योग्य भूमि के लिए कलेक्टर गाइडलाइन की असिंचित दर का 10% आवेदन के साथ संलग्न करना होता है। निराकरण की प्रक्रिया इस तरह से होती है कि महाप्रबंधक जो जितने भी आवेदन आते हैं, महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र उनका परीक्षण करते हैं। परीक्षण उपरांत आयुक्त एमएसएमई को भेजते हैं। आयुक्त एमएसएमई अर्थात उद्योग संचालनालय में इसका परीक्षण होता है। परीक्षण उपरांत इसको राज्य शासन को भेजा जाता है। राज्य शासन
इस प्रकरणों को राज्य स्तरीय साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करती है। राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा आवंटन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसमें एक कंडीशन और होती है कि यदि किसी भूमि के लिए एक से अधिक एसपीवी द्वारा आवेदन किया जाता है विकासक के रूप में, तो हम उस एसपीवी को भूमि आवंटित करेंगे जिसके द्वारा राज्य शासन से सबसे कम राशि की मांग की गई हो। यदि समान राशि की मांग की जाती है 2 या 2 से अधिक एसपीवी द्वारा, तो फिर हम उसका चयन लॉटरी के माध्यम से करते हैं। और भूमि पर विकास कार्य 2 साल में किया जाना आवश्यक है विकासक द्वारा। यदि नहीं किए करते हैं 2 साल में, तो पूरा विकास कार्यों सहित संपूर्ण भूमि राज्य शासन में निहित हो जाती है। उसके बाद राज्य शासन द्वारा आगामी कार्यवाही की जाती है। विकासक द्वारा समयावधि में पूर्ण विकास करने के बाद शासन से के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है कि विकास कार्य पूर्ण हो चुका है, तो जो भूखंड होते हैं उन भूखंडों का आवंटन किया जाए। उन भूखंडों का आवंटन एसपीवी की सहमति से शासन द्वारा किया जाता है। शासन अर्थात यहाँ पर हम महाप्रबंधक, क्योंकि सभी भूखंडों का आवंटन करने के लिए महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र अधिकृत हैं, तो महाप्रबंधक जिला व्यापार उद्योग केंद्र द्वारा भूखंडों का आवंटन जो नियम पूर्व के नियम हैं औद्योगिक इकाइयों को विकसित भूमि आवंटित करने के नियम, उसके नियम के अनुसार समस्त राशियाँ प्राप्त करने के बाद निवेशक को भूमि आवंटित की जाएगी। और निवेशक को भूमि आवंटित करने के पश्चात निवेशक पर वो समस्त रूल अप्लाई हो जाते हैं जो विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में इकाई को भूमि आवंटन करने के समय होते हैं। अर्थात समस्त नियम को फॉलो करना, अर्थात समय सीमा में उत्पादन प्रारंभ करना, कंटिन्यूस में चलाना, उसको लीज डीड निरस्तीकरण, समस्त नियम निवेशक के ऊपर लागू हो जाते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि निवेशकों को भूमि आवंटन केवल विकासक की सहमति से किया जाता है और निवेशक को केवल प्रब्याजी और भूभाटक का भुगतान करना होता है। विकास कार्य पूर्ण होने के बाद निवेशक को भूमि आवंटित की जाती है। क्लस्टर योजना से जुड़े सभी नियम, पात्रता और प्रक्रिया राज्य शासन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। चलिए अब हम अगला मॉड्यूल पढ़ते हैं। कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। ये संक्षिप्त विवरण हमारे नियम का था। संपूर्ण नियम विभागीय वेबसाइट www.mpmsme.gov.in पर उपलब्ध हैं, जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करके नियम के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। इसी विषय पर हमने एक प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए तैयार की है, जो आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस पूरे प्रशिक्षण में हमने मध्य प्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2025 से जुड़े सभी प्रमुख पहलुओं को जाना। हमने समझा पात्रता मानदंड, आवेदन और ई बिडिंग प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण एवं प्रब्याजी, शुल्क संरचना, आवंटन के बाद की समय सीमा, भूमि उपयोग, हस्तांतरण, नवीनीकरण, समर्पण और क्लस्टर एवं निवेशक को भूमि आवंटन की प्रक्रिया। हमें आशा है कि यह प्रशिक्षण आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ होगा।